हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 6 चल रहा बच्चों, जिसमें आज हम बात करेंगे डायनेमो के बारे में। और आपके सिलेबस में बच्चों प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो, जिसे आप लोगों को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। डायनेमो है क्या? एक प्रकार से एक उपकरण बनाया गया है या युक्ति है जिसके माध्यम से यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। और वो बच्चों विद्युत ऊर्जा हो सकता है आपका प्रत्यावर्ती धारा हो या तो दिष्ट धारा हो, क्योंकि इस उपकरण को दो तरीके से बनाया जाता है। तो एक उपकरण जो है वो प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करता है और एक जो उपकरण है वो दिष्ट धारा उत्पन्न करता है। तो आपके सिलेबस में केवल प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है, तो हम इसी की बात करेंगे बच्चों, दिष्ट धारा जनित्र की बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो जनित्र का मतलब होता है उत्पादन करना। ठीक, तो एक ऐसा उपकरण जिसके माध्यम से बच्चों हम क्या करते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को, यांत्रिक ऊर्जा आपको क्या समझ में आ रहा है, जैसे हम कोई कार्य कर रहे हैं तो वो यांत्रिक ऊर्जा है। अब वो कार्य जो है कुछ दूसरे ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाए, वो आपका बच्चों एक प्रकार से हो सकता है विद्युत ऊर्जा में हो जाए, हो सकता है प्रकाश ऊर्जा में हो जाए, है ना, हो सकता है स्थितिज ऊर्जा में हो जाए, हो सकता है गतिज ऊर्जा में हो जाए। जैसे मैं किसी साइकिल पे बल लगा रहा हूं तो मैं कार्य कर रहा हूं, तो मेरा वो यांत्रिक ऊर्जा, लेकिन वो साइकिल गति करने लग गया तो वो गतिज ऊर्जा हो गया। जैसे प्यारे बच्चों आप सबको पता है कि जहां विद्युत उत्पादन होता है तो टरबाइन को घुमाया जाता है। तो हो सकता है टरबाइन को कैसे घुमाया जाए, तो ऊपर से पानी गिरा करके टरबाइन के पंखे पर पानी गिराए तो भैया पूरा का पूरा टरबाइन घूमने लग गया, स्टेटर रोटर सब बढ़िया है ना काम करने लग गया। तो जो आपका पानी, जैसे आपका डैम है बच्चों, डैम में पानी भरा है, पानी में कौन सी ऊर्जा है, स्थिर है, तो स्थितिज ऊर्जा। जब वो स्थितिज ऊर्जा गिरती है किस पर, जैसे मान लीजिए टरबाइन है, टरबाइन के पंखे लगे हुए हैं, पंखे पर गिरी, जैसे पानी गिरना शुरू हुआ तो वो गतिज ऊर्जा में बदल गया। अब वो गतिज ऊर्जा बच्चों उसको कार्य कराया, है ना, तो वो यांत्रिक ऊर्जा हो गई, क्योंकि वो टरबाइन घूमने लग गया तो यांत्रिक ऊर्जा हो गया, क्योंकि टरबाइन को हम हो सकता है किसी माध्यम से घुमा सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों टरबाइन घूमने लग गया तो वो विद्युत ऊर्जा उत्पादन करने लग गया, क्योंकि उसके अंदर डायनेमो लगा हुआ है। तो डायनेमो एक ऐसा उपकरण है जो कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। क्लियर? तो परिभाषा, डायनेमो एक ऐसा उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। यह चैप्टर ही पूरा विद्युत चुंबकीय प्रेरण चल रहा है। जो बच्चे इस चैप्टर में पहली बार ये वीडियो देखने आए हैं तो हो सकता है उनको समझ में नहीं आए। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का मतलब है कि बच्चों एक चुंबक है और एक मान लीजिए कुंडली है, या तो चुंबक को गति करा दो या कुंडली में गति करा दो, तो कहीं ना कहीं कुंडली में एक धारा उत्पन्न हो जाती है। और यही सिद्धांत इस पर भी लागू होगा कि हम क्या करेंगे, चुंबक को स्थायी कर देंगे, चुंबक को स्थायी करने के बाद कुंडली में क्या करेंगे, गति कराएंगे, और जैसे ही कुंडली घूमेगी उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी, खत्म कहानी, यही प्रत्यावर्ती धारा बन जाएगा। आप लोगों ने पढ़ा बच्चों फैराडे का नियम, क्योंकि ऑरस्टेड ने बताया था कि किसी चालक तार पर यदि धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकत्व का गुण उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। इसी का अध्ययन करते हुए फैराडे ने कहा अब हम अपना नियम देंगे, जब किसी धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है तो पक्का कहीं ना कहीं इसका उल्टा भी कहानी होना चाहिए, जहां सुख है वहां दुख होना चाहिए। ये क्लियर है? जहां भाई साहब हर चीज का विपरीत पहलू उपस्थित होता है। तो उन्होंने कहा कि जब चालक तार में से भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है विद्युत धारा से, तो कहीं ना कहीं चुंबकीय क्षेत्र से भी विद्युत धारा उत्पन्न उल्टा भी हो सकता है। भाई ऑरस्टेड ने बताया कि एक चालक तार पर विद्युत धारा प्रवाहित कर दें तो चारों ओर चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो जाता है। फैराडे साहब ने आया, बोला भैया चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति कराते हैं, तो चुंबक को गति करा दो चाहे कुंडली को गति करा दो, जब आपेक्षिक गति होती है एक दूसरे के पास आते हैं, दूर जाते हैं, फलस्वरूप इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने ये बताया कि मान लीजिए आपका एक चुंबक है बच्चों, एक चुंबक है NS है, इसके बीच एक कुंडली रख दी हमने, क्या कर दी, कुंडली कर दी। जैसे इसके मान में परिवर्तन किया जाता है, यानी भाई चुंबक को पास लाएं या दूर लाएं, तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में बदलाव आती है।
चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में बदलाव आता है बच्चों, तो आपको पता है कि चुंबकीय फ्लक्स में बदलता है, और चुंबकीय फ्लक्स बदलेगा तो उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, और इसी विद्युत वाहक बल के कारण एक धारा बहने लग जाएगी बच्चों, वो आपकी प्रेरित धारा है। और यही प्रेरित धारा एक प्रकार से चाहे प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करे और चाहे दिष्ट धारा उत्पन्न करे। क्योंकि हम देखो बच्चों डायनेमो बता तो रहे हैं, लेकिन यदि आपको बेसिक नहीं बताएंगे तो आप हमेशा के लिए कहोगे कि शिव सर ने ऐसा पढ़ाया कि आगे की न पीछे की कुछ जानकारी थी नहीं, बस रट्टा मार के चले गए। तो रट्टा वाला काम नहीं होगा प्यारे बच्चों। तो डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करेगा? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करेगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया होगा। ये किसने दिया? तो फैराडे ने दिया था। ठीक है प्यारे बच्चों, तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि डायनेमो किस सिद्धांत पर आधारित है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। चुंबक या कुंडली गति करेगा तो प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, वो हो सकता है विद्युत धारा, प्रत्यावर्ती धारा हो या दिष्ट धारा हो। चलिए, ये दो प्रकार से होता बच्चों, आपको बताई दिया मैंने कौन कौन सा। तो एक आपका कौन सा? प्रत्यावर्ती धारा जनित्र या डायनेमो, डायनेमो का दूसरा नाम जनित्र है। ठीक है, हो सकता है प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो या हो सकता है दिष्ट धारा डायनेमो। जो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित करेगा बच्चों, उसे प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो कहते हैं। और उस डायनेमो को जो कि यांत्रिक ऊर्जा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करता है तो उसे दिष्ट धारा डायनेमो कहते हैं। अब देखो बच्चों, आप सबको पता होना चाहिए थोड़ा सा कि दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा अगले चैप्टर में खूब आप पढ़ोगे, खूब आपके सिलेबस में रहेगा अगले चैप्टर में, है ना। जब पहले ये प्रत्यावर्ती धारा के ही चैप्टर में सिलेबस रहता था, लेकिन अब बच्चों थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो आप परेशान मत होना। यहां पे जो आपका दिष्ट धारा होता है इसका दिशा नहीं बदलता है। आप लोगों को पता होगा कि प्रत्यावर्ती धारा का दिशा बदलता है लेकिन दिष्ट धारा का दिशा नहीं बदलता। प्रत्यावर्ती धारा किस तरीके से चलता है बच्चों? जैसे सुरंग गर्त के रूप में चलता है। लेकिन जो दिष्ट धारा होता है, जो दिष्ट धारा होता है ऐसा नहीं होता है, इसकी दिशा नहीं बदलती बच्चों। ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, इस तरीके से, इन दोनों में ये डिफरेंस रहता है। प्रत्यावर्ती धारा ज्यादा खतरनाक होता है दिष्ट धारा से। तो ये दिष्ट धारा डायनेमो से प्राप्त होता है, ये प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो से प्राप्त होता है। लेकिन अब आपके सिलेबस में ये है ही नहीं है, ठीक है, तो इस पर हम बात नहीं करेंगे। फिलहाल ये दोनों परिभाषाएं आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों। अब बात करेंगे रचना के बारे में, लेकिन रचना के बारे में समझने से पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? सर चित्र बनाना पड़ेगा। बिना चित्र के कुछ संभव नहीं है। बढ़िया प्यार से आप लोग साथ देंगे, और क्योंकि बच्चों आप लोगों को है ना बढ़िया चित्र बनाना है, बिना चित्र बनाए कुछ संभव नहीं है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। सर चित्र कैसे बनाएंगे सर? चलो अपन बात करेंगे। पहले हम एक क्या बना लें बच्चों, यहां पर बच्चों ध्रुव खंड बना लेते हैं। ए भाई, ठीक, ये मेरे बच्चों आपका एन हो गया और ये एस हो गया। ठीक, ये ध्रुव खंड बन गए। अब किसी बच्चे को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम नहीं होगा, बिल्कुल आप परेशान ना होना। थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ा देता हूं, ये समायोजन थोड़ा सा चित्र बनाना पड़ेगा और आप लोगों को भी बनाना पड़ेगा। ये ध्रुव खंड हो गया बच्चों। रचना का पहला भाग हो गया ध्रुव खंड। क्या हो गया? ध्रुव खंड। ठीक है, पहला भाग हो गया बच्चों रचना का, ये क्या हो गया? ध्रुव खंड। चलो ठीक, ये चीज हो गया। अभी मैं एक पर बात करूंगा फिर दूसरे पर बात कर लूंगा बच्चों। ठीक है, इसके बीच यदि मैं बात करूं कि ये चुंबकीय क्षेत्र भी तो होगा ना,
अच्छा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहां से कहां चलेंगी? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एन से निकल करके एस की ओर जाएंगी। सही है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहां से कहां? एन से एस की ओर जाएंगी। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहां से कहां? एन से एस की ओर जाएंगी। ठीक है सर, तो चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन जो है वो कहां से कहां है? एन से एस की ओर बच्चों। तो ये सबसे पहले मैंने क्या बना दिया? सबसे पहले मैंने बना दिया बच्चों क्या? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। क्या? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। ठीक है, अब बनाते हैं बच्चों इसमें क्या? कुंडली। कुंडली बनाने के लिए देखना, एक कुंडली बनाते हैं। ठीक है, एक कुंडली बनाते हैं। ये कुंडली हमने बना दिया और भाई ये कुंडली बना दिया। ये कुंडली किस तरीके से है? तो अपना प्यारे बच्चों ए है, बी है, ये सी है, ये डी है। ठीक है, थोड़ा और बड़ा रहता है तो और अच्छा लगता है ना, थोड़ा और बड़ा होता सर तो और अच्छा लगता। अब ठीक है, यही कुंडली यहां पर भी चलेगा। ये कुंडली यहां भी जरूरत पड़ेगी बच्चों, इसलिए अपन ने बना लिया। ठीक है सर, देखो इसमें थोड़ा समय लगेगा 5-10 मिनट, ताकि दिक्कत ना हो आप लोगों को बच्चों। ये आपको कुंडली, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी प्रकार से प्रेरित धारा उत्पन्न करना है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गति कराना पड़ेगा, कुछ ना कुछ गति कराना पड़ेगा। याद रखिएगा बच्चों, चुंबक और कुंडली के बीच गति कराएंगे तभी ऐसा संभव हो सकता है। ठीक, चलिए क्लियर। अब यहां भी चुंबकीय क्षेत्र रेखा का डायरेक्शन कैसा होगा? तो सर चुंबकीय क्षेत्र रेखा का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखा का डायरेक्शन जो है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा का डायरेक्शन इधर ही होगा बच्चों, ऐसा। चुंबकीय क्षेत्र रेखा का डायरेक्शन ऐसे ही होगा, एन से एच की ओर होता है, इसमें कोई शक की बात नहीं सर, ये चीज क्लियर है। ठीक है, चलो अब देखते हैं बच्चों, थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। इसको यहां तक बढ़ा दिया अपन ने और इसको आगे तक बढ़ा दिया। ठीक है, अब इसमें क्या होगा देखना बच्चों, इसमें एक वलय होता है। क्या होता है? वलय। तो ये वलय के साथ अटैच रहता है। वलय के साथ, जैसे पहला ध्रुव इस वलय के साथ अटैच है। दूसरा जो वलय है बच्चों, दूसरा वलय कुछ इस तरीके से है। ये दूसरा वलय है। ठीक, ये दूसरा वलय है बच्चों। इस वलय के साथ भी इसका दूसरा सिरा आकर के अटैच हो गया। ठीक, ये घूमता रहता है, वलय भी साथ में घूमता रहता है। अब क्या करते हैं बच्चों, इसमें ब्रूस लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? ब्रूस। एक ब्रूस लगा रहता है यहां पे। ब्रूस के माध्यम से इसमें जो भी चार्ज आएगा बच्चों, ये ब्रूस के माध्यम से चार्ज, ब्रूस का काम क्या होता है? झाड़ू लगाना। इसमें जो भी चार्ज आएगा इस ब्रूस के द्वारा इसको एकत्रित कर लिया जाएगा और इस पूरे परिपथ में, इस पूरे परिपथ में प्यारे बच्चों एक लोड दे दिया जाता है। क्या दे दिया जाता है? लोड। ये लोड आर हो गया। धारा की दिशा तो भी पता ही नहीं है, तो यहां पे जो भी धारा उत्पन्न होगी तो इसके माध्यम से लोड का मतलब एकत्रित कर लेना। लोड का मतलब प्यारे बच्चों एकत्रित कर लेना। ठीक है, ये जो मैंने बनाया है अभी फिलहाल, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो यहां पर प्यारे बच्चों आप लोगों को आगे चलकर मिलेगा कि सबसे पहले मैंने क्षेत्र चुंबक बताया। रचना देख लो आप लोग क्षेत्र चुंबक के बारे में। यह एक नाल चुंबक या विद्युत चुंबक होता है जिसमें 2 ध्रुव खंड होंगे, ये तो आपको वैसे भी याद हो जाएगा। आर्मेचर यानी जो एबीसीडी हमने कुंडली बनाई है, इसको कैसे बनाया जाता है? एक नर्म लोहे के क्रोड को बच्चों, उसमें तांबे के विद्युत और तार को बार बार लपेट दिया जाता है।
वो कुंडली बन जाती है और कुछ भी नहीं है। तावे की विद्युत रोधी तार को लपेट करके बनाई जाती है। इसे चुंबक के मध्य धुरी किसी भी साधन से घुमाया जाता है, उसको हम किसी भी साधन से घुमाएंगे। डायनेमो के घूमने वाले भाग को रोटर और स्थिर भाग को स्टेटर कहते हैं। मतलब वो जहां पे स्थिर रहेगा तो अंदर वाला भाग घूमेगा तो बच्चों वो रोटर कहलाएगा, लेकिन कुछ भाग ऐसा रहता है जो घूमता नहीं है, वो स्टेटर कहलाता है। साधारण डायनेमो में क्षेत्र चुंबक स्टेटर और आर्मेचर रोटर होता है, ठीक है, किंतु अच्छे डायनेमो में क्षेत्र चुंबक रोटर और आर्मेचर स्टेटर होता है। देखो कहने का मतलब बोला गया कि यदि चुंबक स्थिर है तो स्टेटर, कुंडली घूम रहा है तो रोटर, यदि मान लीजिए उल्टा हो जाए, जो घूमेगा वो रोटर और जो स्टेटर स्थिर है तो स्टेटर कहलाएगा। ठीक सर। सर्पी वलय, मैं भी वलय बनाया। आर्मेचर कुंडली का प्रत्येक सिरा धातु के एक एक वलय से जुड़ा रहता है। वलय जोड़ दिया कि नहीं, है ना। आर्मेचर की धुरी के साथ जुड़े रहते हैं, इसी के साथ ये घूमते रहते हैं, है ना, विद्युत रहते हैं। ठीक है। अगला बच्चों ब्रूस भी बना दिया। ब्रूस B1 B2 ये कार्बन की पत्तियों की बनी होती है तथा सर्पी वलय को छूते रहते हैं, स्थिर होते हैं, सर्पी वलय के साथ साथ घूमते नहीं। बाह्य परिपथ के तार इन्हीं ब्रूसों के साथ जोड़ दिए जाते हैं, यानी बाह्य परिपथ के साथ इसको जोड़ देते हैं ताकि जो भी इसमें करंट वगैरह है बच्चों तो इसके माध्यम से वो ले ले। चलिए, तो यहां पर अपना जो डायग्राम बन रहा था इसकी बात कर रहे थे कि ये जो पहला बच्चों यहां पे यदि मैं बात करूं, इसको मैंने बोला था A B C और ये D है, और ये आपका मान लीजिए ब्रूस B1 है, ब्रूस B1 है, और पहले बच्चों इसको सर्पी वलय को S1 दे देते हैं। ठीक है। और यदि ब्रूस ये B2 है, इसका सर्पी वलय आपका S2 हो जाता है। उल्टा हो गया, ब्रूस इधर है सर, ये आपका सर्पी वलय ये S2 है, यहां पे ब्रूस है बच्चों ये B1 है, सॉरी B2 है। ठीक, ये डायग्राम यदि किसी से बन गया तो समझिए काम हो गया, और यही डायग्राम यहां पे भी बनाना है। लेकिन फिलहाल इसकी प्रोसेस आप समझो, इसकी रचना आप लोग समझो। रचना तो कोई भी बच्चा बता सकता है। रचना हमने कैसे कैसे किया सर पे, सबसे पहले हमने ये ध्रुव खंड ले लिया, या तो नाल चुंबक हो सकता है या प्रबल चुंबक के ध्रुव खंड हो सकते हैं, है ना। NS आपका ध्रुव खंड है, यहां पे NS जो चुंबक का ध्रुव खंड है बच्चों स्थिर रहता है, इसलिए इसको स्टेटर बोलेंगे। और कुंडली जो होती है घूमती रहती है, इसलिए इसको रोटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोटर बोलते हैं। ठीक, समय लगेगा आज के क्लास में, लेकिन मैं गारंटेड कहता हूं डीप में समझाने वाला हूं। ठीक, हमने कहा बच्चों कि इसमें विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत कार्य करेगा। इसका मतलब चुंबक या कुंडली दो में से एक को किसी को गति कराएंगे। तो यहां पर हम बच्चों इस कुंडली को किसी बाह्य माध्यम से गति कराते हैं। जैसे आपको बताया कि टरबाइन लगा है, टरबाइन में पानी छोड़ा जाता है, पूरा का पूरा घूमने लग जाता है। तो अंदर का बच्चों जो टरबाइन के साथ साथ ये टरबाइन, मान लीजिए यहां से टरबाइन जुड़ा हुआ है, मैं मान के चलता हूं यहां से कुछ इस तरीके से प्यारे बच्चों एक टरबाइन जोड़ के रखे हैं, यहां से एक टरबाइन जुड़ा हुआ है ऐसा, इसके माध्यम से पूरा का पूरा कहानी आगे तक चलता है। ये पूरा जुड़ा हुआ है, क्या है? पूरा जुड़ा है। ये घूमेगा बच्चों, ये घूमेगा, क्या है? घूमेगा, तो पूरा का पूरा कुंडली भी घूमने लग जाएगा। ठीक है। और ये क्लॉकवाइज घूमता है। कैसा घूमता है? क्लॉकवाइज घूमता है। कैसा बच्चों? क्लॉकवाइज ऐसा घूमता है। आपको बताएंगे कैसा घूमेगा, समय देंगे आपको। फिलहाल यहां पे बच्चों इसकी रचना के बारे में बात करें तो आप बता सकते हो कि इसमें 4 भाग होते हैं। पहला तो ध्रुव, चुंबकीय ध्रुव होता है, ध्रुव खंड होता है, या तो ये नाल चुंबक हो सकता है या प्रबल कोई भी बच्चों आपका विद्युत चुंबक हो सकता है ना। तो क्षेत्र चुंबक में हम या तो नाल चुंबक का या चुंबक के 2 ध्रुव खंड होते हैं, विद्युत चुंबक का प्रयोग करते हैं। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट ले ही लिए होंगे। दूसरा होता बच्चों, एक आप लोगों को पता चला आर्मेचर की जो कुंडली, इसको कैसे बनाई जाती है? एक नर्म लोहे के क्रोड पर तावे की विद्युत तार को लपेट करके कुंडली बना ली जाती है बच्चों। ठीक है। इस कुंडली को अपन किसी भी बाह्य माध्यम से घुमाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। जो भाग घूमता है उसे रोटर बोलेंगे। जैसे यहां पर बच्चों क्षेत्र चुंबक जो है स्थिर रहता है वो स्टेटर है, और यहां पे कुंडली जो है रोटर है। ठीक है। ये आपका बच्चों ABCD क्या हो गया? एक आयताकार कुंडली हो गई बच्चों। इसके साथ आपका वलय जुड़ा हुआ है। जैसे मान लीजिए कुंडली के एक सिरे के साथ आपका वलय S1 है और दूसरे सिरे के साथ वलय S2 जुड़ा है बच्चों। साथ में इनमें ब्रूस भी लगा रहता है। एक ब्रूस B1 है, B1 बच्चों, और एक ब्रूस B2। B1 जो है ये चालक तार से जुड़ा रहता है, B2 चालक तार से जुड़ा रहता है। लेकिन सर्पी वलय जो है वो किससे जुड़ा है बच्चों? वो कुंडली से जुड़ा हुआ है। जब कुंडली घूमेगा तो सर्पी वलय भी बढ़िया घूमता रहता है।
सर्पी वलय भी घूमता रहता है। यानी इस कुंडली को घुमाने से सर्पी वलय भी घूम जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। इतना क्लियर। अब बच्चों यहां तक तो हमको भी पता है सर, ये आपने बता दिया। अब आप लोगों ने फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम देखो प्यारे बच्चों, इसको किस तरीके से घुमाएंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे। क्या घुमाएंगे? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कैसा होता है? ऐसा होता है। क्लॉकवाइज ऐसा होता है बच्चों, क्लॉकवाइज ऐसा होता है, क्लॉकवाइज ऐसा होता है। ठीक है, देखिएगा देखिएगा ना, एक कॉपी ले लेते हैं। क्लॉकवाइज ऐसा होता है बच्चों, मतलब ये वाला सिरा ऊपर की ओर जाएगा। क्लॉकवाइज ऐसा होता है, मैं आपको फिर बता रहा हूं। तो ये वाला सिरा ऊपर की ओर जाएगा। देखो बच्चों, क्लॉकवाइज की बात करते हैं तो ये वाला सिरा ऊपर की ओर जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा। इसको इस तरीके से घुमाएंगे, क्लॉकवाइज रहेगा। ये देखिएगा ना, ऊपर की ओर जा रहा, ऊपर की ओर जा रहा है ऐसा, तो ये वाला सिरा बाहर की ओर आएगा बच्चों। देखना, एक बार यदि क्लियर समझ में आ गया तो जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा, मेरा वादा है आपसे। देखिएगा बच्चों, ये मान लीजिए कुंडली हो गई, आयताकार कुंडली, इसको क्लॉकवाइज घुमाना है। कैसा? क्लॉकवाइज। कैसा? क्लॉकवाइज। कैसा? क्लॉकवाइज। ठीक है सर, ये वाला सिरा जो आपका, ये वाला सिरा क्लॉकवाइज ऊपर की ओर आएगा, मतलब जो आपका ए बी वाला भाग है ऊपर की ओर आएगा। ए बी वाला भाग कहां आएगा बच्चों? ऊपर की ओर। ठीक है सर, ऊपर की ओर आएगा, ऊपर की ओर। तो आप लोगों ने फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या पढ़ा कि अंगूठा चालक की दिशा, तो ये बाहर की ओर आ रहा है बच्चों, तो आपकी ओर अंगूठा हो गया। ये चुंबकीय क्षेत्र को बताता है, ये आपका तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। ठीक है सर, चुंबकीय क्षेत्र एन से एस की ओर है, तो धारा जो है कुंडली में ये मध्यमा बताएगा, तो धारा ऊपर की ओर बहेगा। इसका मतलब धारा की डायरेक्शन बच्चों इधर हो जाएगी, ये धारा की डायरेक्शन हो गई। और इस तरह से घूमते हुए धारा यहां आएगी, यहां से पहुंच करके धारा की दिशा बच्चों इस तरीके से इधर हो जाएगी। ठीक है, तो प्रथम अर्धचक्र में बच्चों B1 से B2 की ओर चलना शुरू हो जाता है। ब्रुश B1 से धारा B2 की ओर चलता है। लोड आपका R है, इसके माध्यम से इसको हम स्थायी कर सकते हैं। फिर से समझना, यही प्रोसेस कठिन है और हो सकता है आप लोगों को भी दिक्कत हो जाए, लेकिन बच्चों थोड़ा समझने की कोशिश करना, कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि मैं यहां पे इसको सेलेक्ट करूं, सेलेक्ट हो सकता है? नहीं होता यार। ठीक है, ठीक है, मुझे वही जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने, ओ माय गॉड, ठीक सर, चलो, ये जरूरत पड़ेगा बच्चों, इसलिए मैंने यहां पर कर लिया। धारा के डायरेक्शन अपन चेंज करेंगे, चिंता नहीं करना। देखना बच्चों, देखना, फिर समझना। पहले इस प्रोसेस को आप समझ लो तो ये ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा, कभी भी कठिन नहीं लगेगा। देखो बच्चों, मैंने कहा कि मैं कुंडली को बाहर से घुमा रहा हूं, कुंडली को घुमा रहा हूं और कुंडली को क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं। कैसा घुमा रहा हूं? क्लॉकवाइज। मतलब ये कुंडली है, इसको ऐसे घुमा। क्लॉकवाइज का मतलब ऐसे ही तो होता है, क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में ऐसे ही होता है, ऐसे ही तो घूमता है ना। ठीक है सर, ऐसे ही घूमता है। देखो हाथ भी ऐसे घुमा रहा हूं, ऐसे भी घुमा रहा हूं, ऐसे घूमेगा, मतलब ये ऊपर की ओर जाएगा। कहां जाएगा ये भाग? ऊपर की ओर, ये नीचे की ओर जाएगा। ऐसे क्रम से फिर घूमता रहेगा, एक क्रम, दूसरा क्रम, तीसरा क्रम, ये घूमता जाएगा। अभी फिलहाल ये कुंडली यहां पे ऐसे है कि ये ऊपर की ओर जा रहा है। कहां जा रहा है? ऊपर की ओर जा रहा है। जब ऊपर की ओर जाने की कोशिश करेगा तो चालक का डायरेक्शन ऊपर की ओर, डायरेक्शन ऊपर की ओर, तो ए बी बाहर की ओर आ रहा है। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम याद करना है कि अंगूठा तर्जनी मध्यमा को इस प्रकार फैलाओ कि परस्पर लंबवत हो। अंगूठा चालक के गति की दिशा को बताए, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताए, तो मध्यमा बच्चों प्रेरित धारा की दिशा को बताता है। तो मैंने ऐसे ही लगा दिया, ये वाला ए बी वाला भाग बाहर की ओर आ रहा है, ए बी वाला भाग बाहर की ओर आ रहा है, चुंबकीय क्षेत्र एन से एच की ओर है, चुंबकीय क्षेत्र एन से एच की ओर है, तो प्रेरित धारा बच्चों ए बी की दिशा में, तो ए से धारा चल दिया, यहां धारा उत्पन्न हो गया, ऐसे डायरेक्शन में यहां भी धारा उत्पन्न हुआ, लेकिन इसके विपरीत होगा बच्चों, इसलिए ये पहले जाएगा कहां पे जाएगा? B1 पे जाएगा। देखो ना बच्चों, CD का संबंध किससे है? B1 से, तो यहां B1 से होते हुए ऐसे धारा इधर चला जाएगा। अच्छा, तो सर यहां पे क्या होगा? अब क्या होगा? कुंडली आधी घूम गई। अभी मैंने बात कर रहा था भैया कि ये वाला भाग ऊपर की ओर आया, आते 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 अब ऐसा हो गया, घूम गया। तो ये जो इधर वाला भाग था इधर हो गया बच्चों। जैसे मैंने कहा ये वाला भाग ऊपर की ओर आया और ऐसे ऐसे घूमते हुए एक बार घूम गया,
आधा चक्र घूम गया ना, यहां से चला ऐसे घूम गया, तो इस बार जो है डायरेक्शन भी बदल गया। डायरेक्शन कैसे बदला आपको समझाता हूं। जो ए बी था बच्चों अब इधर हो गया, और सी डी जो था इधर हो गया। अब सी डी इधर हो गया, ठीक है। अब देखो जरा, और क्रम तो आपको पता ही है, देखो ना भाई, क्रम आपको पता है। और यहां पे जो ए बी है, ए बी का कनेक्शन किससे था? B2 से था, लेकिन ए बी का कनेक्शन इस बार इससे नहीं होगा, ये बच्चों B1 से होगा। यही चीज थोड़ा आपको समझना है, यही चीज थोड़ा आपको समझना है। तो इसको मैं यहां पे पूरा क्लीन कर देता हूं, तो और अच्छे समझाने में मजा आएगा, क्योंकि बच्चों क्लियर तभी समझ में आएगी, क्योंकि चलो सबसे पहले मैं बात कर रहा था कि देखना, ये पूरा का पूरा बदल गया है बच्चों, ये वाला भाग इधर चला गया है, और ए बी का संबंध किससे था? S2 से था, तो यहां भी S2 से ही रहेगा, कि मतलब एक सर्पी वाला यहां पे है, ठीक, एक सर्पी वाला यहां पे है, ठीक है, सर्पी वाला है। लेकिन बच्चों इस ए बी के साथ आपका S2 जुड़ा था, तो ए बी के साथ आपका S2 ही जुड़ा रहेगा, ये बदलाव नहीं होगा। भले ही घूमेगा भाई, लेकिन इसके साथ ये, इसीलिए तो इस तरीके से वलय बनाया जाता है कि ये घूम जाए, वलय ऐसे घूमता रहे, वलय ऐसा घूमता रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वलय के साथ अटैच है बच्चों, तो ये घूमेगा तो इसके साथ वलय भी घूमते जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका जो संबंध है बच्चों, इसको आगे, इसके आगे करके यहां पे कर देते हैं, तो ये आपका S2 वलय है, ये आपका S1 वलय है। बाकी यदि मैं आपसे कह दूं कि ब्रूस जो है, ये ब्रूस है प्यारे बच्चों, ये ब्रूस है, ये B1 है, तो B1 ही रहेगा, और ब्रूस ये जो ब्रूस B2 है, ये B2 ही रहेगा। लेकिन इस बार जो धारा का डायरेक्शन है, देखो बच्चों, धारा का डायरेक्शन अब इस बार किधर होगा? देखना, देखना भाई, ए बी का संबंध आपका S2 से था, तो S2 से, ये देख लो जरा, ए बी का संबंध S2 से, तो S2 से ही है ना। सी डी का संबंध S1 से था, तो S1 से। यहां भी सी डी का संबंध नीचे जाकर के S1 से ही है, क्योंकि वो कुंडली के साथ जुड़ा हुआ है, उनके सिरों के साथ जुड़ा है। कुंडली घूमेगा तो वो भी धुरी में ऐसे घूमता रहेगा, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब देखो बच्चों, ओ माय गॉड, देखो यदि मच्छर भी बैठ जाए ना तो डिलीट हो जाता है। हे भगवान, मच्छर मत आना, इतना मेहनत से किया है काम अपन ने। एक काम करता हूं बच्चों, इसको एक बार और थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूं, नहीं तो फिर जानते हैं ना, कॉपी कर लेंगे तो क्या होगा, कॉपी कर लेंगे ना तो यदि डिलीट भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि प्यारे बच्चों मच्छर के कारण दिक्कत हो जाती है। देखो यहां भी इसको जोड़ देना है। देखना प्यारे बच्चों, इस बार कुंडली अभी कुछ नहीं हुआ है, कुंडली बदल गई है। एक डायरेक्शन ऐसा था तो घूम करके ऐसा हो गया, ए बी इधर था तो ए बी चला गया, है ना, सी डी इधर था तो इधर आ गया, ठीक है सर, इसमें कुछ हुआ नहीं। अब फिर से बताता हूं फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। अब ये चीज तो क्लियर है कि एंटी क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज ही चल रहा है। पहले ये था, घूमते हुए इधर आया, अब ये वाला ऊपर जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर ये घूमेगा, फिर इधर जाएगा, फिर घूमेगा, फिर ऐसे घूमते जाएगा, ऐसे घूमते जाएगा, ऐसे घूमते जाएगा बार बार। मतलब इधर जो सिरा है, जैसे ए सी डी आ गया, अब सी डी ऊपर की ओर आएगा, अब ये ए बी अंदर की ओर जाएगा, यही तो होगा। तभी तो एक वाला भाग आगे आएगा, एक पीछे जाएगा, ये तो क्लियर है। तो इस बार सी डी ऊपर की ओर आ रहा है, ठीक है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। ये आपके गति के दिशा को बताता है, हाँ भाई बाहर की ओर आ रहा है, ठीक है सर। ये चुंबकीय क्षेत्र, हाँ सर, एनसीएस की ओर चुंबकीय क्षेत्र, तो ये धारा की दिशा, इस बार धारा की दिशा भी वही। भले भाई देखो, ए बी इधर था, अब इधर आ गया, तो धारा की दिशा भी बदलेगी। पहले ए से बी की ओर चलता था, देखो जरा, ए से बी के सी डी, अब दूसरे अर्ध चक्र में ऐसा नहीं होगा, डी से सी की ओर चलेगा, और ऐसे आते हुए बच्चों ए का संबंध किससे? S2 से। इस बार धारा की दिशा बदलती हुई बच्चों इधर से इधर चलने लग जाएगा। इसलिए प्रथम अर्ध चक्र में प्रत्यावर्ती धारा इधर ऊपर है, तो फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक। तो ये चीज बच्चों, ठीक है, ये चीज हो गया आपका पूरा का पूरा सिद्धांत। आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से प्रथम अर्ध चक्र में घूमता, किस तरीके से द्वितीय अर्ध चक्र में। अभी तो हमारा कुछ कहानी हुआ ही नहीं है भाई,
ठीक है। अब आप लोगों को लगेगा कि सर खत्म कहानी, नहीं भाई ऐसा नहीं है। ठीक है, कार्य विधि आप लोग थोड़ा देखो। कार्य विधि आप देखो कि जब आर्मेचर एबीसीडी को ध्रुवखंड एनएस के मध्य दक्षिणावर्ती दिशा में घुमाया जाता है तो कुंडली में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता था, कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। प्रथम अर्धचक्र में कुंडली में धारा की दिशा एबीसीडी होता है, मैंने आपको बताया। बाह्य प्रतिरोध आर में विद्युत धारा ब्रुश B1 से B2 की ओर प्रवाहित होता है, बता दिया था बच्चों। लेकिन द्वितीय अर्धचक्र में कुंडली में धारा की दिशा DCBA होता है, डी से C और C से B से A की ओर आता है। बाह्य प्रतिरोध आर में विद्युत धारा इस बार B2 से B1 की ओर हो जाता है। मैंने आपको बहुत बारीकी समझाया, उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर हो गई होगी बच्चों, है ना। ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा कि मैंने क्या बताया था बच्चों। पहले बार में B1 से B2 की ओर चल रहा था, लेकिन इस बार B2 से B1 की ओर चल रहा है। इसके पीछे रीजन भी बता दिया कि प्यारे बच्चों विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत फैराडे के नियम के अनुसार सीधा सीधा दोनों में सेम काम करेगा। और जो इसमें धारा की दिशा है वो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम अनुसार बच्चों, पहले ए बी बाहर की ओर आ रहा था, इसलिए ए से बी सी डी की ओर धारा बह रही थी। इस बार बच्चों द्वितीय पाली में द्वितीय अर्धचक्र में ये जो सी डी है बाहर की ओर आ रहा है और ये अंदर की ओर जा रहा है, तो इस बार धारा की दिशा बदल जाती है। ठीक, तो इतना क्लियर। कहानी में भी ट्विस्ट आएगा, एग्जाम में जो जो पूछा जाएगा आप कर लेना बच्चों। ठीक है, अब बात करेंगे कि इसमें प्रत्यवर्ती धारा कैसे उत्पन्न होता है। प्रत्यवर्ती धारा कैसे उत्पन्न होता है इस पर हम चर्चा करेंगे, बड़े डीप में बात करेंगे बच्चों। लेकिन आप लोगों को सबसे पहले मान के चलता हूं कि एक हमारे पास आयताकार कुंडली है ना, आयताकार कुंडली है प्यारे बच्चों। बढ़िया प्रेम से समझिएगा, प्रेम से समझिएगा बच्चों। मैंने आपको बता ही दिया कि मान लीजिए आयताकार कुंडली है, इसको हम क्लॉकवाइज ऐसे घुमाते हैं, क्लॉकवाइज। अब मान लीजिए बच्चों थोड़ा एक चीज और कंसेप्ट आपका क्लियर कर देना चाहता हूं। मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऐसी जा रही हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऐसी जा रही हैं, ठीक है। कुंडली ऐसा है, ठीक, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऐसी जा रही है, तो कुंडली का एरिया वेक्टर आपकी ओर होगा, कुंडली का एरिया वेक्टर आपकी ओर होगा। तो कुंडली की एरिया वेक्टर ऐसी है और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऐसी है, तो परस्पर 90 डिग्री कोण बनेगा। लेकिन प्यारे बच्चों यदि इस तरीके से आपका कुंडली हो गया और कुंडली का एरिया वेक्टर ऐसा हो गया और चुंबकीय क्षेत्र भी ऐसा हो गया, तो एक दूसरे के समांतर हो गया, तो 0 डिग्री बनेगा। इसे लोग समझने में बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। समझिएगा प्यारे बच्चों, बड़े गौर से समझिएगा। एक एक पॉइंट ऐसा नहीं रह जाएगा जो आपसे लगेगा कि सर ने ये चीज बताया होता तो मुझे याद रहता, सर ने बताया ही नहीं। बस शर्ते आपको समय देना पड़ेगा बच्चों। ये कुंडली है, आयताकार कुंडली है, समझने की कोशिश करिएगा। आयताकार कुंडली ऐसी है, इसका एरिया वेक्टर ऐसा होगा, ठीक सर, एरिया वेक्टर आपकी ओर होगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऐसी है, तो एरिया वेक्टर और चुंबकीय क्षेत्र के बीच कितना कोण बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। एरिया वेक्टर बच्चों बाहर की ओर है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऐसी है। जैसे जैसे इसको घुमाएंगे बच्चों तो चुंबकीय क्षेत्र तो फिक्स रहेगा, लेकिन इसके कोण के मान में परिवर्तन होगा, इसका कोण बदलेगा। बदलेगा कि नहीं बदलेगा? जैसे जैसे घूमेगा तो एरिया वेक्टर भी साथ में इसका बदलता जाएगा। जैसे जैसे बच्चों इसको हम घुमाएंगे, जैसे जैसे एरिया वेक्टर भी बदलता जाएगा। तो भाई साहब चुंबकीय क्षेत्र तो फिक्स है, चुंबकीय क्षेत्र तो फिक्स है कि एन से एस की ओर जा रही है। चुंबकीय क्षेत्र तो फिक्स है प्यारे बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र फिक्स है, लेकिन कुंडली घुमाते हैं वैसे वैसे कोण में परिवर्तन होता है, कोणीय विस्थापन होता है, फलस्वरूप कोणीय वेग में परिवर्तन होता है ना। सही है कि नहीं? कि प्यारे बच्चों चुंबकीय क्षेत्र डायरेक्शन फिक्स है, ये चुंबकीय क्षेत्र मेरे मुख की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र है। अब बच्चों चुंबकीय क्षेत्र ऐसा था वो तो फिक्स है, लेकिन इसके कुंडली के घूमने के कारण, कुंडली के घूमने के कारण एरिया वेक्टर तो उसके लंबवत ही होगा, तो कहीं ना कहीं कोण का मान बदलेगा। कोण का मान बदलेगा, कैसे बदलेगा सर? तो एक डायग्राम हो सकता है यहां पे ऐड हो, देखो जरा एनसीईआरटी का डायग्राम है, एनसीईआरटी का डायग्राम है प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी का डायग्राम यहां पर आप समझने की कोशिश करिएगा। अभी यहां पे कुंडली सीधा सीधा एरिया वेक्टर के लंबवत रखा हुआ है, मतलब ऐसा कुंडली है सीधा, एरिया वेक्टर बच्चों ऐसा है, ठीक है, एरिया वेक्टर इसके लंबवत ही है, एरिया वेक्टर कुछ इस तरीके से बच्चों, और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इसके लंबवत जा रही हैं, इसके लंबवत, मतलब ये जो एरिया वेक्टर है चुंबकीय क्षेत्र परस्पर समानांतर है। देखना बच्चों पहला कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन इस तरीके से है कि ये जो आपका कुंडली है और ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं परस्पर लंबवत है,
मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बच्चों इस जो कुंडली की बात करते हैं, इस कुंडली के लंबवत है और एरिया वेक्टर के समानांतर। उसका एरिया वेक्टर, हर एक कुंडली का एरिया वेक्टर होता है, तो उनके भी 0 डिग्री बनेगा। और 0 डिग्री बनेगा बच्चों यहाँ पे सिंपल सा, तो cos 0 का sin 0 का मान कितना होता है, तो 0 होता है, तो यहाँ पर 0 आ जाता है। लेकिन जैसे ही आगे पहुंचते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र बच्चों, तो कुंडली इस तरीके से हो जाता है, कुंडली इस तरीके से हो जाता है, इसका एरिया वेक्टर इधर हो जाता है, कुंडली इस तरीके से, एरिया वेक्टर इधर और चुंबकीय क्षेत्र इधर। तो बताओ एरिया वेक्टर और चुंबकीय क्षेत्र के बीच 90 डिग्री और 90 डिग्री पर मान जो हो जाता है अधिकतम हो जाता है। फिर 180 पर पहुंचते हैं, फिर घूम करके बच्चों 0 हो जाता है। लेकिन फिर 270 पे पहुंचते हैं तो -1 हो जाता है, इसलिए इधर आ गया, फिर आगे बदलता जाता है। ये क्रम होता है बच्चों, घूमने के साथ साथ, है ना, चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव होता है। बिल्कुल परेशान ना हो, एक एक पॉइंट आपको समझाने की कोशिश करेंगे बच्चों हम आज। इसीलिए प्रत्ययवर्ती धारा जनित्र का पूरा चीज लेकर आए हुए हैं, आप सबको पता होना चाहिए। ठीक, चलो सर आगे बात करते हैं। सबसे पहले हम बात ये कर लेते हैं कि हमारे पास क्या बोला गया है कि माना हमारे पास एक कुंडली है, कुंडली तो भाई कुंडली है, कुंडली कुछ इस तरीके से है। कुंडली का बच्चों डायरेक्शन चुंबकीय क्षेत्र मान के चलता हूं, ये आपका मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र बच्चों, ये चुंबकीय क्षेत्र है और ये चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, थोड़ा सा पास कर लेते हैं। ठीक है, इस चुंबकीय क्षेत्र में आपके पास क्या है, एक ठीक। अब बच्चों ये चुंबकीय क्षेत्र था और मैंने कहा A B C D, ABCD क्या है बच्चों, एक कुंडली है जो कि कुंडली घूम रही है, कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में घूम रही है। कुंडली का डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के साथ घूम रही है। भाई समय के साथ घूमेगा, इसमें कुछ है नहीं, समय के साथ घूमेगा, इसमें कुछ है नहीं बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र है। तो मैंने कहा मेरे पास मान के चलता हूं, यहां पे क्या लिया हूं, PQRS लिया हूं, तो एक काम करता हूं PQRS ले लेता हूं, PQRS ले लेता हूं। ठीक है, PQRS ये कुंडली है, समय के साथ घूमेगा। मैंने बता दिया आप लोगों को कि ये आपका बच्चों क्या है, कुंडली है। चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन ऐसा है, कुंडली का डायरेक्शन, कुंडली ऐसा है, चुंबकीय क्षेत्र ऐसा है। ठीक है, चलो इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र है, कुंडली के साथ इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र है बच्चों, और एरिया वेक्टर ऐसा है। तो अभी कितना डिग्री है, अभी कितना डिग्री है, एरिया वेक्टर और चुंबकीय क्षेत्र के बीच 90 डिग्री है। लेकिन जैसे जैसे इसको घुमाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र नहीं बदलेगा, चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन फिक्स है। लेकिन जैसे जैसे बदलाए बच्चों, इसमें कोण के मान में परिवर्तन होगी, और जैसे ही कोण के मान में परिवर्तन होता है तो चुंबकीय फ्लक्स बदलता है, और वो चुंबकीय फ्लक्स कितना होता है इस पर हम बात करेंगे। तो माना PQRS बच्चों ये क्या है, आयताकार कुंडली है जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A है, फेरों की संख्या N है। इसमें टोटल फेरे हैं, कई फेरे हो सकते हैं ना। लोहे के क्रोड पर तांबे के विद्युत तार को लपेट कर बनाई जाती है, तो लपेट कर बनाते हैं तो उसमें कई फेरों की संख्या हो सकती है, कई फेरों की संख्या है। इसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में उसके अभिलंबवत अक्ष के परितः कोणीय वेग ओमेगा से घुमाया जाता है। मतलब बच्चों जैसे चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन ऐसा है, कुंडली बीच में रख दे, कुंडली को घुमा रहे हैं, तो कोण का मान तो बदलेगा धीरे धीरे, पहले 0 डिग्री था, फिर 80 डिग्री, फिर 90, फिर 100, 120, ऐसे मान बदलता जाएगा, तो कोणीय वेग में बदलता जाएगा बच्चों। अब फलस्वरूप आप सबको पता है कि चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। यदि चुंबकीय फ्लक्स की बात करें तो भाई अब चुंबकीय फ्लक्स क्या है, अभिलंबत गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखा की संख्या। लेकिन हमेशा अभिलंबत तो होगा नहीं, कुंडली बदलता रहता है, थीटा कोण के साथ बदलता रहता है। तब हम बात करेंगे कि प्रत्येक फेरे से वध चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा, तो आप बड़े प्यार से कहोगे कि सर जो वध चुंबकीय फ्लक्स होता है, phi b जो होता है वो होता है B × A cos थीटा के बराबर होता है।
v इंटू ए कॉस थीटा के बराबर होता है। ये आप लोगों ने इस चैप्टर में पहला लेक्चर आप लोगों ने पढ़ा था, इसलिए तो कहता हूं कि बच्चों जो साथ में है पूरा बेसिक के साथ पढ़ता है उसी को चीजें क्लियर समझ में आ जाती है। किंतु कोणीय वेग बराबर आप लोगों को बताना है, किंतु कोणीय वेग बराबर कितना होता है? तो बोलो सर कोणीय वेग कितना होता है? तो कोणीय वेग होता है ओमेगा। ओमेगा बराबर होता है समय के साथ कितना कोण में परिवर्तन हो रहा है। समय मतलब भाई t सेकेंड है तो t सेकेंड है ना, मतलब 10 सेकेंड है 10 सेकेंड, ऐसा चीज होता है। तो बच्चों थीटा बराबर कितना हो जाएगा? थीटा बराबर होगा ओमेगा टी। कितना होगा बच्चों? ओमेगा टी। तो इसकी वैल्यू हम समीकरण 1 में रख दें। समीकरण 1 में रखने पर, किसमें बच्चों? समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है बच्चों। समीकरण 1 में रखने पर तो फाई बी बराबर कितना हो जाएगा? फाई बी बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? आपका हो जाएगा बी ए वी ए कास ओमेगा टी। कितना हो जाएगा बच्चों? कास ओमेगा टी। ठीक है, बड़े प्यार से इतना क्लियर है? 1 मिनट, ठीक, कोई बात नहीं, अगले पेज में चलते हैं। सर अगले पेज में आप यहां पे बता दो कि आपका मान आ गया फाई बी बराबर, फाई बी बराबर कितना है फिर बच्चों? बी ए कास ओमेगा टी। इसको समीकरण 2 दे दो। किंतु आप लोगों ने फैराडे के द्वितीय नियम से पढ़ा, किंतु फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के द्वितीय नियम से, क्योंकि पूरा का सिद्धांत फैराडे के नियम पर ही आधारित है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के द्वितीय नियम से द्वितीय नियम से जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है बच्चों, वो सीधा सीधा समानुपाती होता है कितना परिवर्तन हो रहा है, टी फाई बी अपान डी टी, समय के साथ। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि फेरों की संख्या n है बच्चों, तो यहां पर n का मल्टीप्लाई हो जाएगा। किसका? n का मल्टीप्लाई होगा, वो भी ऋणात्मक में हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम? समीकरण 2 से प्यारे बच्चों, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से देखो जरा, या इसको आप ऐसा भी कर सकते हो, n को अंदर ले जाओगे तो ऐसा हो जाएगा माइनस डी अपान डी टी, डी अपान डी टी एन फाई बी। ठीक, फाई बी का मान समीकरण 2 से फाई बी का मान रखने पर, फाई बी का मान रखने पर मान रखो प्यारे बच्चों, थोड़ा सा मान रखना। चलो मान रख दो, फाई बी का मान रख दो तो आपका हो जाएगा विद्युत वाहक बल माइनस डी अपान डी टी। ठीक है, एन है तो बच्चों एन रहने दो। फाई बी का मान कितना है? बी ए कॉस ओमेगा टी, बी ए कॉस ओमेगा टी। ठीक प्यारे बच्चों, देखो जो एन बी ए वो कांस्टेंट है, उसे बाहर ले आओ तो माइनस एन बी ए डी अपान डी टी कॉस ओमेगा टी। बताओ अवकलन हो रहा है, कॉस का अवकलन होता है माइनस साइन। क्या होता है बच्चों? कॉस का अवकलन होता है माइनस साइन। तो ये जो अवकलन देगा एन बी ए, ये देगा माइनस साइन ओमेगा टी। लेकिन ओमेगा यहां पे कांस्टेंट है बच्चों, इस कारण से एक एक्स्ट्रा ओमेगा भी आएगा, एक एक्स्ट्रा ओमेगा भी, क्योंकि टी के सापेक्ष अवकलन हो रहा है लेकिन कांस्टेंट ओमेगा है तो ओमेगा बाहर आता है। ये आपको अवकलन के फॉर्मेट में देखे होंगे। तो बराबर कितना आ गया बच्चों? विद्युत वाहक बल का मान कितना आ गया? ओमेगा आ जाएगा बाहर, ओमेगा एन बी ए, माइनस माइनस प्लस कर देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इसलिए यहां पे माइनस माइनस को क्या कर दो? प्लस कर दो। ओमेगा एन बी ए साइन, ये ओमेगा भी आ गया ना, माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। ठीक है बच्चों, ये आपका आ चुका है कितना प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है। क्या बच्चों? प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है। ठीक है, यहां तक किसी बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सर होगा भी तो क्या कर सकते हैं। ठीक, चलिए कोई बात नहीं है, क्लियर है यहां तक किसी को? आप थोड़ा सा इसको आगे कर देते हैं बच्चों,
नहीं तो इधर ही रहने दो, नहीं तो बोल दो कि सर हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि पहले कौन सा लिखना है बाद में। कुछ बच्चे क्या है ना नोट्स भी बनाते हैं। ये चीज बच्चों ये टॉपिक नोट्स में नहीं है, ये टॉपिक नोट्स में नहीं है। मैं अभी से बता दे रहा हूं, जो बच्चे बाद में कमेंट करते हैं कि सर ये टॉपिक नोट्स में नहीं है, तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लें, नोट्स में ये चीज नहीं मिलेगा। अब बच्चों ये अपना E बराबर आ गया है NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये अपने पास आ चुका है। अब बच्चों इसके जगह हम E नॉट साइन ओमेगा टी, जहां E नॉट विद्युत वाहक बल, मानक विद्युत वाहक बल बोलेंगे बच्चों, NBAW एक नियतांक है, एक नियतांक है। अब एक बात बताओ कि चूंकि साइन थीटा का अधिकतम मान, चूंकि साइन थीटा का अधिकतम मान 1 होता है। अधिकतम मान कितना होता है? 1 होता है। चूंकि साइन थीटा का अधिकतम मान कितना होता है? 1 होता है। तो यदि मैं वैल्यू समीकरण 3 में 1 रख दूंगा बच्चों, साइन थीटा का अधिकतम मान समीकरण 3 से इसका मान अधिकतम मान 1 ही होगा बच्चों, ठीक है। ठीक है, अधिकतम मान 1 ही होगा। साइन थीटा का अधिकतम मान 1 होता है, अधिकतम मान 1 रखोगे तो वैल्यू वही आएगा। तो समीकरण 3 से E बराबर NBAW, ठीक, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। समझ रहे हो बच्चों? यानी जो आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो साइन थीटा में नहीं, NBA और ओमेगा पर निर्भर करेगा। इसका मान जितना होगा यानी विद्युत वाहक बल का मान उसी के बराबर, क्योंकि साइन थीटा का मान 1 होता है तो इसमें ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहां तक क्लियर बच्चों? आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अधिकतम शिखर मान, जो अधिकतम ये समीकरण 3 से, या बच्चों इसको हम कह सकते हैं शिखर मान है, ठीक। B बा शिखर मान, ठीक। चलो सर यहां तक क्लियर हो गया। अच्छा, ओम के नियम से थोड़ा सा अपन और चर्चा कर लेते हैं। अब अपना सब काम खत्म हो ही गया है, तो ओम के नियम से आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा कि ओम के नियम से क्या सर, ओम के नियम से V बराबर IR होता है, या I बराबर V बटा R होता है। इसलिए चाहे V की बात करें बच्चों, चाहे V की बात करें, चाहे विद्युत वाहक बल की बात करें, वही तो I बराबर कितना हो जाएगा, विद्युत वाहक बल कितना है बटा R। विद्युत वाहक बल कितना है बटा R, तो विद्युत वाहक बल कितना है समीकरण 4 से ले लो, समीकरण 3 से ले लो, किसे समीकरण 4 से। तो I बराबर कितना हो जाएगा, विद्युत वाहक बल आपका कितना बच्चों, ये हो जाएगा E नॉट साइन ओमेगा टी बटे R, ठीक है। ये कहां से ले लिया, समीकरण 4 से, समीकरण 4 से, समीकरण 4 से बच्चों। तो अब यहां पे इसका मान हो जाएगा I का I शिखर मान साइन ओमेगा टी, ठीक। लो भाई, इसके लिए हमने बहुत मेहनत कर लिया, इसके लिए हमने उम्मीद से भी ज्यादा मेहनत कर ली। लो, ये अपना यहां तक थ्योरम है, इसके अलावा आप थ्योरम कुछ करना नहीं है। हमारा टास्क ही था क्या बच्चों, प्रत्यवर्ती धारा का मान का उत्पादन, तो हमने प्रत्यवर्ती धारा के मान का उत्पादन कर लिया, ठीक। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। इतना क्लियर हो गया होगा तो आपको चीजें क्लियर है बच्चों। इसके बाद हमारा एक चार्ट इससे बनाएंगे बच्चों। इससे चार्ट कैसे बनता है मैं आपको फिर से बता देता हूं। चार्ट इससे कैसे बनता है, देखो आप लोगों ने एक चीज तो पढ़ लिया, आप लोगों ने एक चीज पढ़ लिया
कि आई का मान जो है ये आ गया आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक, और विद्युत वाहक बल का मान विद्युत वाहक ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक। इससे आप बच्चों धारा का मान निकालोगे, ठीक, ये चीज है। लेकिन ओमेगा का मान कोण पर निर्भर करेगा, तो चूंकि प्रेरित धारा का मान अधिकतम या कम चुंबकीय फ्लक्स पर भी डिपेंड करता है। चुंबकीय फ्लक्स किस पर डिपेंड करता है? VA cos थीटा पर डिपेंड करता है। और इसी चुंबकीय फ्लक्स से बच्चों आप सबको पता है कि प्रेरित धारा, यानी जो प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, जो प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, प्रेरित धारा सीधा सीधा चुंबकीय फ्लक्स पर डिपेंड करेगा, चुंबकीय फ्लक्स पर डिपेंड करेगा। आप सबको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे जैसे कोण बदलेगा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या बदलती जाएगी, फलस्वरूप चुंबकीय फ्लक्स के मान में बदलाव आएगा बच्चों, ठीक। चलिए, कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट इसलिए आ रहा क्योंकि क्लास लंबी चल रही है, लेकिन परेशान मत होना बच्चों, थोड़ा सा क्या करें, समय है इसलिए आप लोगों को यहां पे दिख रहा हूं, ठीक है। तो ये कोण बदलेगा, ये कोण बदलने के साथ साथ आपका बच्चों आई का मान बदलता जाएगा। तो यहां पर कंडीशन कुछ इस तरीके से है, कंडीशन कुछ इस तरीके से है, मान के चलता हूं कि मेरे पास बच्चों पहला कंडीशन, सबसे पहले तो आप एक काम करो, इधर मैं कहता हूं कि आपका बच्चों, इधर मैं बात करता हूं N ध्रुव है और उधर S ध्रुव है। अच्छा, यहां से बच्चों चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जा रही हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं यहां से जा रही हैं, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं यहां से जा रही है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा यहां से जा रही, ठीक। पहला कंडीशन तो मैं ये कह रहा हूं कि जो मेरे पास एक कुंडली है प्यारे बच्चों, कुछ इस तरीके से है। पहला कंडीशन देखना, मेरे पास एक कुंडली है, ये कुंडली जो हमने बनाई है, ये कुंडली बच्चों चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। देखना जरा, ये कुंडली मान लीजिए ऐसा है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, तो एरिया वेक्टर बताना, एरिया वेक्टर किधर होगा बच्चों? एरिया वेक्टर दोनों के भी 0 डिग्री होगा। कितना होगा? 0 डिग्री होगा, ठीक है। सबसे पहले ध्यान देना, 0 डिग्री होगा बच्चों। कितना होगा? 0 डिग्री होगा। यानी कुंडली जो है बच्चों, मैंने ये बताया कि कुंडली को इस तरीके से मैंने व्यवस्थित किया है, कुंडली को इस तरीके से व्यवस्थित किया है, कुंडली को इस तरीके से व्यवस्थित किया है कि वो लंबवत है, एरिया वेक्टर के लंबवत है। अब इसको टेढ़ा ही दर्शाएंगे तभी तो ये एरिया वेक्टर के लंबवत दर्शाएगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। भाई हमने टेढ़ा दर्शाया है, इसको क्या दर्शाया? टेढ़ा दर्शाया। थोड़ा सा इसको और है ना, आप लोग देख लेना भाई इसको, ठीक है। ये टेढ़ा ही है, ठीक है, ये आपके लंबवत है बच्चों। तो यदि यहां पे एरिया वेक्टर यानी B व A के बीच, A के बीच कोण कितना है? थीटा बराबर कितना है? 0 डिग्री। अब आप लोगों को कंफ्यूजन होगी कि सर ये कैसे हो गया, लंबवत बता रहे हो, मैं ये बोल रहा हूं बच्चों, मैं ये बोल रहा हूं, ये आपका चुंबक है, सॉरी कुंडली है, आपका चुंबकीय क्षेत्र ऐसा है, तो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, कुंडली तो लंबवत है, लेकिन इसका भी तो एरिया वेक्टर होगा सर, एरिया वेक्टर के समानांतर है, एरिया वेक्टर के समानांतर है, ठीक, ठीक है सर, क्लियर, ठीक। अब दूसरे कंडीशन में मैं ये बोल रहा हूं कि इसको अब सीधा समानांतर कर दिया। अब क्या होगा सर? अब ये होगा कि अब घूम गया ये, पहले बच्चों 0 डिग्री पर था, यानी इसका एरिया वेक्टर और चुंबकीय क्षेत्र 0 डिग्री पर था,
अब एरिया वेक्टर और चुंबकीय क्षेत्र थोड़ा सा बदल गया। जब बदल गया बच्चों, तो बी व ए के बीच जो कोण आया वो थीटा बराबर जानते हैं कितना आ गया? थीटा बराबर 90 डिग्री आ गया। अब बोलोगे सर कैसे? मैं अब आपको बताता हूं कैसे। ये बच्चों आपका ये क्या है? कुंडली है। चुंबकीय क्षेत्र ऐसा है, तो पहले कंडीशन में चुंबकीय क्षेत्र और कुंडली लंबवत थे, तो जो एरिया वेक्टर था, एरिया वेक्टर और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर समानांतर थे। अब कुंडली को घुमा करके ऐसा कर दिया गया, लेकिन बच्चों कुंडली ऐसा हो गया, चुंबकीय क्षेत्र ऐसा हो गया, लेकिन इस कुंडली का एरिया वेक्टर आपकी ओर है, तो चुंबकीय क्षेत्र इधर है और एरिया वेक्टर इधर है। इसके बीच कोण 0 डिग्री की जगह 90 डिग्री हो गया। इस स्थिति में मान अधिकतम हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? अधिकतम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अधिकतम हो जाएगा। ठीक है सर। फिर आप फिर घुमाओगे। अब इस बार फिर घूम करके 270 डिग्री पर आएगा। कितने डिग्री पर आएगा बच्चों? 270 डिग्री पर। ये फिर घूमेगा, तो अब इस बार जो थीटा है वो थीटा कितना हो जाएगा? 270 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 270 डिग्री हो जाएगा। 270 डिग्री हो जाएगा। इस बार जो बच्चों थीटा है कितना आ गया? 270 डिग्री। ठीक। कैसे? जैसे मान लीजिए बच्चों, आप सबको पता है कि पहले ये चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत था, मतलब इसका एरिया वेक्टर इसके साथ 0 डिग्री, फिर ये ऐसा घूमेगा, फिर ऐसा घूमेगा, तो ये पहले 0 मान लीजिए, ऐसे में 0 डिग्री था, ये ऐसे 90 डिग्री, फिर 270 डिग्री, फिर 360 डिग्री, ऐसे पहले 0, 90, 180, सॉरी अभी तो 180 आया है सर, अभी 180 आएगा, अभी तो 180 आएगा इस बार। ठीक है, 180 आएगा बच्चों। फिर जब घूमेगा तो ये आ जाएगा, जानते हैं कितना? ये आ जाएगा। फिर जब घूमेगा बच्चों तो ये आ जाएगा आपका, ये अब आ जाएगा, जानते हैं कितना? थीटा बराबर 270 डिग्री। फिर घूमेगा प्यारे बच्चों, फिर घूमेगा 180 के बाद 270 डिग्री, 270 डिग्री डायरेक्ट आएगा, 90, 180 और 180 में 270। ठीक है सर, 270 आएगा। और फिर जब घूम जाएगा, फिर जब घूमेगा एक बार और, फिर एक बार घूमेगा तो सीधा सीधा बच्चों कितना आ जाएगा? फिर एक बार घूमेगा, थीटा बराबर 360 डिग्री, थीटा बराबर 360 डिग्री। तो यहां से आपका बच्चों ये हो गया एस ध्रुव और ये आपका एन ध्रुव था। इस तरीके से एन से निकल करके चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऐसी जा रही थी और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के साथ लगातार मान बदलता जाता है। अब इसी कोण के आधार पर प्यारे बच्चों यहां पर एक चार्ट बना हुआ मिलेगा आपके बुक में, मैं आपको बता देता हूं। पहला जो बच्चों यहां पे थीटा का मान, या मान लीजिए इसके ऑब्लिक में ओमेगा टी का मान निकलेगा और इस पर धारा का मान। पहले प्यारे बच्चों हमने कहा 0 डिग्री था, 0 डिग्री पर कितना मान आएगा? तो 0 डिग्री पर मान साइन 0 का मान कितना होता है? अधिकतम कितना होता है? तो साइन 0 का 0 होता है, तो 0 ही आएगा। ठीक है, साइन 0 का 0 हो गया बच्चों। फिर आपका यहाँ पे 90 डिग्री हो गया, कितना हो गया? 90 डिग्री। 90 डिग्री पर फिर अधिकतम कितना आएगा बच्चों? 1 आएगा। फिर पहुंचेंगे कितने पर? फिर पहुंचेंगे 180 पर पहुंचेंगे, तो 180 पे फिर आपका बच्चों कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। फिर पहुंचेंगे 270 पर बच्चों, 270 पे आपका -1 आ जाएगा। फिर 360 पर पहुंचेंगे, 360 पर जब पहुंचेंगे बच्चों, 360 पर पहुंचेंगे फिर से 0 आ जाएगा। मतलब थोड़ा सा देखना, अब इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हो, बाकी बच्चों इसको मैं थोड़ा सा आगे की ओर करता हूं। इस तरीके से आप लोगों के पास कुछ एक यदि ग्राफ बनाऊं बच्चों, तो ग्राफ इस तरीके से होता है कि मान लीजिए यहाँ पे आपका 0 डिग्री था, फिर 90 डिग्री, फिर बच्चों 180 डिग्री, फिर बच्चों 270 डिग्री, फिर आपका 360 डिग्री। इधर मेरे बच्चों +1 है मान, इधर -1 है। तो जब मैंने कहा
कि 0 पे था तो कुछ नहीं हुआ, जब 90 पर पहुंचा तो 1 पहुंचा, ठीक है सर, फिर 180, फिर 0, फिर 270 पर तो माइनस पर पहुंचा, तो इस तरीके से और इस तरीके से क्रम लगातार चलता जाता है बच्चों। अब प्रत्यावर्ती धारा के बारे में आपको पता हो गया कि क्यों सुरंग और गर्त के रूप में चलता है, ठीक है। ये सारा चीज क्लियर हो गया होगा आप लोगों को बच्चों, उम्मीद करता हूं कि दिक्कत नहीं होगी अब, है ना। अब जितना भी क्लास था वो आज का कंप्लीट होता है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जरूर आप लोग शेयर करिएगा। ये सारा चीज वही चीज समझाया गया है, ग्राफ में भी आप देख सकते हो, इसलिए मैंने इसको डिटेल में समझा दिया। और बच्चों आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। स्क्रीनशॉट लेने के लिए समय दे रहा हूँ, यदि कोई बच्चा स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। चलो ये पूरा चीज आपको समझा दिया गया, हालांकि बीच बीच में भी आप स्क्रीनशॉट लेते रहा करें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।